नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। अपराध अक्सर असंतोष से उपजता है और हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन ये केस कुछ अलग था। जो दिखाई दे रहा था वो सिर्फ छलावा था। विश्वास, रिश्तों और इंसानियत के लिए प्रवेश मानो वर्जित था। पापा, रुको। पानी। क्या बात है? आज बिना बोले सारे काम हो रहे हैं। कुछ चाहिए क्या तुम दोनों को? वो प्रियंका को कॉलेज टूर के लिए जाना था। इसके सारे फ्रेंड्स भी। तो जय, ये काम तुम भी कर सकती हो, मेरा सिर क्यों खा रही हो? वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड में भूल गई तो अकाउंट ब्लॉक हो गया है। लो, दे दो। तुम भी ना। इस लड़की का फोटो क्यों रखा है फोन पर? मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हो? ये लड़की मेरे लिए मर चुकी है। ऐसे मत बोलिए। आज जन्मदिन है रश्मि का। जन्मदिन उनका होता है जो जिंदा होते हैं। मरे हुए लोगों की बरसी मनाई जाती है। काश 25 साल पहले अपने हाथों से उसका गला दबा के उसे मार दिया होता, तो आज कम से कम उसकी वजह से समाज में बेइज्जत तो ना होना पड़ता। Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. Oh my God, Ronak! This is so beautiful. थैंक यू सो मच। Thanks to you. तूने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया और मुझे ये वेब सीरीज मिली। किसी पोस्ट को कैसे वायरल करते हैं ये बंदी जानती है। Guys, see. किसी भी पोस्ट को वायरल या ट्रेंडिंग करने का एक सिंपल फंडा है। बदनाम हुए तो क्या हुआ? नाम तो हुआ ना। पॉइंट है बॉस। हेलो रश्मि, ये तूने क्या किया? रौनक, एक मिनट। क्या हुआ है पहले ये बता। देख, मेरे सामने नाटक मत कर। मेरी इमेज की तो तूने लगा दी है और मेरे घर पर जो तमाशा चल रहा है वो अलग। अगर मेरा करियर डूब गया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रौनक, पहले बदतमीजी से बात करना बंद करो और आराम से बताओ हुआ क्या है। अभी के अभी मेरा सोशल मीडिया चेक कर जाकर पता चल जाएगा कि कल तूने क्या पोस्ट किया है। What's wrong with you, रश्मि? ये क्या कर दिया है तूने? यार पता नहीं कैसे हो गया ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नशे में थी तो पता नहीं कैसी गलती हो गई यार। गलती? बहुत बड़ा कांड कर दिया है तूने।
पत्थर नीचे रख पत्थर। इस भिखारी के पास एक सूटकेस है जिस पर खून के धब्बे। लोगों ने देखा तो पीसीआर को फोन किया। अब ये किसी को पास नहीं फटकने दे रहा सूटकेस के सर। पत्थर नीचे रख, पत्थर नीचे रख, पत्थर नीचे रख। गुप्ता, राम, बैक खोलो। तूने क्या है ना ये सब? तूने मारा ना इस लड़की को? तूने मारा? एक सेकेंड सर, ये भिखारी मंदबुद्धि है। कि मंद बुद्धि है या तेज बुद्धि है ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है इसने ही मारा हो इस लड़की को और पकड़े जाने के डर की वजह से एक्टिंग कर रहा हो। नहीं सर, आसपास लोगों से पूछताछ की थी। वो कई सालों से इसे ऐसे ही देख रहे हैं, यूं ही घूमता रहता है। तो हो सकता है ये सूटकेस इसको कहीं से मिला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने सूटकेस फेंका और इसने उसको देखा हो। इससे हमें कातिल का हुलिया पता चल सकता है। सर इधर देखिए, ये खून के निशान सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद उस तरफ खून के बिल्कुल निशान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सूटकेस को यहां से घसीटते हुए वहां तक ले जाया गया। यानी इस पॉइंट तक सूटकेस किसी व्हीकल में लाया गया होगा। राइट, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई सीसीटीवी तो होगा नहीं। इस रास्ते पर आने वाले जितने भी रूट्स हैं उन सब की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। उन रूट्स पर आने वाली सभी गाड़ियों को खंगालो। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दिल्ली एनसीआर में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हैं उन सबको खंगालो। हो सकता है इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। सर, नेट बंद होगा उसका। मिस्ड कॉल देखेगी तो खुद ही कॉल करेगी। पर मम्मी, दीदी का नेट कभी नहीं बंद रहता है। उनका तो सारा काम ही नेट पर है ना। बेटा बिजी होगी। और एक काम कर, तू जाके खाना गर्म कर, तेरे पापा आते ही होंगे, उनको पता चल जाएगा तो तू समझ रही ना बेटा क्या। तो क्या मम्मी, क्या कर लेंगे वो? दीदी ना एकदम सही बोलती है। हम सब पापा के हाथ की कठपुतलियां हैं। क्या वो कभी हमारे बारे में सोचते हैं कि उनकी बेटियों की, उनकी बीवी की भी कोई अपनी विशेष हो सकती है, लाइफ हो सकती है? लेकिन नहीं, वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ मम्मी? सर विक्टिम के हाथ पे ये टैटू फ्रेंच लैंग्वेज में है। इसका मतलब है माई लाइफ माई रूल्स। माई लाइफ माई रूल्स। बताइए, लड़की रेबल टाइप की होगी। वाह दी, कूल है ना? इसका मतलब है मेरी जिंदगी मेरे नियम, मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाऊंगी, जैसे कि मैं हूं। तू जानती क्या है ये? क्या कर दिया? मुंह पर तो काली पोत चुकी हो तुम पहले ही, ये हाथ का भी सत्यानाश कर दिया। इसी तरह से ना यहाँ माथे पर लिख दिया हमारे कि नालायक बेटी का मजबूर बाप। पापा ऐसा भी क्या करते? अरे ये क्या कम कर दिया क्या तुमने? हाँ, मिटा दे, मिटा दे। वो नहीं निकलेगा। अरे कैसे नहीं निकलता है, देखते हम। पापा, दीदी को दर्द होगा। आजा। पापा, 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 पापा नहीं, पापा प्लीज, पापा प्लीज, दीदी को दर्द हो रहा है, पापा प्लीज। पापा नहीं निकलेगा वो, प्लीज छोड़ दीजिए। याद रखना, ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलेंगे, यहाँ तेरा कुछ नहीं चलेगा। विक्टिम के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर दिल्ली एनसीआर की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स चेक की, लेकिन उनमें से एक का भी विक्टिम से हुलिया मिलता नहीं। प्रतिभा, एक काम करो, लड़की के हाथ पे जो ये टैटू बनाया है माई लाइफ माई रूल्स, ये टैटू सभी टैटू आर्टिस्ट को दिखाओ। हो सकता है जिस आर्टिस्ट ने टैटू बनाया होगा उसके जरिए से लड़की की पहचान पता की जा सके। और एक बात, लड़की ने जो ये कपड़े पहने, देखो इन कपड़ों के जरिए इसकी पहचान पता की जा सकती है। सर सब्जी देना। अरे देना। खोल के डाल दे क्या? डाल दे। थोड़ी बची है, मेरे और अंजलि के लिए रखी है। कमाता है उसको भूखा रखेगी, खुद पेट भर के ठूस ठूस के खाएगी।
सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की उम्र लगभग 25 साल है। मौत गला घुटने की वजह से। सर लाश सुबह 10 बजे मिली, लेकिन मौत 7-8 घंटे पहले ही हो चुकी थी। लाश 10 बजे मिली और उससे 7-8 घंटे पहले मर्डर हो चुका था, मतलब रात के कोई 2 से 3 के बीच में मर्डर हुआ होगा। जी सर। बॉडी के टुकड़े मारने के बाद किए गए, वो भी किसी तेजधार हथियार से, और विक्टिम के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। सेक्सुअल असॉल्ट? बहुत ही ब्रूटली हुआ है। प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज। टैटू के जरिए लड़की के बारे में कुछ पता चला? तो सभी टैटू आर्टिस्ट का यही कहना है कि ये टैटू माई लाइफ माई रूल्स 1-2 साल पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तब कई लोगों ने बनवाया था। इनफैक्ट सर लड़की के कपड़ों से भी कोई क्लू नहीं मिला है। प्रतिभा एक काम करो, लड़की की फोटो सभी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाओ, शायद कोई आइडेंटिफाई कर ले। सर सरकार ने कल से धारा 144 लागू कर दी है। सुना है बहुत खतरनाक बीमारी है ये। अब बता, चाइना में तो कई लोगों की मौत भी हुई वायरस की वजह से। अब पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगा ये कोरोना यार। अम्मा भूख लगी है। जा बैठ, मैं ला रही हूँ। माँ हाँ सब्जी नहीं बनी? तेरे बाबा के लिए रखी है बेटा, तू जानती है ना, अगर उन्हें कम पड़ा तो हम दोनों को खा जाएंगे। पता नहीं कब पीछा छूटेगा उस आदमी से। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जैसे भी हैं तेरे बाबा हैं, और हमें जो भी मिल रहा है ना उन्हीं की वजह से मिल रहा है, समझी? इंदु भाभी, गणेश भाई का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलिए। सब भिखारी की रिपोर्ट आ गई है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि वो अपना मानसिक संतुलन काफी पहले ही खो चुका था, और जिस प्रिसिशन से क्राइम हुआ है ये उसके बस की बात ही नहीं है। क्राइम करना भले ही उसके बस की बात ना हो, पर देख तो सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने उससे काफी देर बात की। उनका कहना है कि उस भिखारी ने कुछ तो देखा है, क्योंकि वो बार बार किसी गाड़ी और सूटकेस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद भी वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाए। छोड़ दो उसको, लेकिन नजर रखो उस पर, और अपने सारे खबरियों को एक्टिव कर दो। जब तक इस लड़की की हमें पहचान नहीं पता चल जाती, तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आंटी आंटी क्या हुआ मधु? आज का आपने न्यूज़ देखा? नहीं देखा? क्या बात है? आंटी दिल्ली पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है जिसके हाथ पे टैटू बना है, जैसे रश्मि के हाथ पे बना था। जब मेरे फोटो गौर से देखी तो ये देखिए। ये मेरी रश्मि नहीं है। मेरी रश्मि तो मुंबई में है। क्या हुआ? वो तो 3 साल से दिल्ली आई ही नहीं। अंकल ये क्या हुआ है बताइए। देखिए। बेटा डरो मत, वो लड़के तुम्हें नहीं छेड़ेंगे अब। अच्छा बताओ, भूख लगी है? एक चाय और एक बिस्किट देना बच्ची को। रश्मि तो मुंबई में रहती थी। जब हमने अखबार में खबर पड़ी। माधव जी, आप हमें रश्मि का मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल सर
वो रश्मि दीदी का फोन चोरी हो गया था, तब से उन्होंने नया नंबर नहीं लिया। ठीक है, आप हमें रश्मि का पुराना मोबाइल नंबर और मुंबई का एड्रेस दे दीजिए। आप लोगों की आखिरी बार कब बात हुई थी रश्मि के साथ? 6 दिन पहले ही बात हुई थी इंटरनेट पर। मुंबई में ही हो प्रियंका, और कहाँ जाऊंगी? रश्मि दीदी 3 साल हो गए, अब तो घर आ जाओ। देख, मैं उस जेल में वापस नहीं आ सकती, वरना जेलर साहब और पापा मेरी जान ले लेंगे। हम इंटरनेट के थ्रू ही बात किया करते थे। रश्मि कौन सी कंपनी में काम करती थी? कंपनी का तो नहीं पता, लेकिन किसी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ वो काम करती थी। रश्मि अगर मुंबई में रहती थी तो उसकी लाश यहाँ दिल्ली कैसे पहुंची होगी? मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो और रश्मि की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। एक तरफ रश्मि के कातिल की तलाश पुलिस को मुंबई ले गई थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। सर, ये कुमार जायसवाल का घर है। सर, बड़े दबंग आदमी थे, अपने वार्ड के पार्षद भी रह चुके हैं। सर, इनकी लाश। गला घोंट कर मारा गया इनको। लाश से बदबू भी बहुत आ रही है, लेकिन ये लगता है इस रस्सी का इस्तेमाल गला घोटने के लिए किया गया है। कांस्टेबल, इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। अच्छा, घर में लूटपाट जैसी भी कोई घटना घटी है? हाँ सर, पूरा घर बिखरा पड़ा है। सबसे पहले लाश को किसने देखा? सर, इनके पड़ोसी अजीत महतो। साहब, 1-2 दिन से मैंने जायसवाल साहब को नहीं देखा, और जब ये थाली वाला कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त भी बाहर नहीं आए। अरे जायसवाल साहब, जायसवाल साहब, अरे बाहर निकलो। और कौन कौन है इनके परिवार में? जायसवाल जी का बड़ा बेटा जो है वो तो यूएसए में रहता है, और बेटी महिमा जो है वो मुंबई में। यहाँ पर इनके साथ इनका नाती आरव रहता है बस। और आरव अब कहाँ है? आरव को तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा। लास्ट टाइम जब मैं उसको देखा था तो अपने ही घर में चोरी करता है। अपने ही घर में चोरी करता है। जी, क्यों मार रहे हैं आरव? अरे नशे हो गया 1 नंबर का, अपने ही घर में चोरी करता है। साहब, आरव को तो नशे की लत पड़ गई थी, और इसके लिए उसने घर में कई बार चोरी भी किया है। मुझे तो ऐसा लगता है साहब के पैसे के लिए ही उसने। सब पूरा घर छान लिया, सारी कीमती चीजें चोरी हो चुकी है। सर, जायसवाल साहब के पास एक गन थी, वो मिली होगी आप लोगों को। उनके पास गन? जी सर, पूरा घर देख लिया, कोई गन नहीं मिली। सर, रश्मि की बहन प्रियंका ने हमें जो उसका मुंबई का एड्रेस दिया था वो फेक है सर। रश्मि की फैमिली कहती है कि रश्मि मुंबई में रहती थी, वो दिल्ली कभी वापस लौटी नहीं। अब या तो रश्मि ने अपनी फैमिली से झूठ बोला या फिर रश्मि की फैमिली हमसे झूठ बोल रही है। बेटा, मुंबई जाना जरूरी है क्या? हाँ माँ, मेरी ड्रीम जॉब है। जो सैलरी मुझे मुंबई में मिलेगी वो नोएडा। ये सब्जियां लाई है, ये रख दो। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ इस दहलीज के बाहर किसी ने कदम भी रखा तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है पापा, नहीं आऊंगी वापस, आई प्रॉमिस। तो जाओ और वापस मत आना, और आ गई ना गलती से तो गला दबा के यहीं पे खत्म कर दूंगा तुम्हें, तो काट काट के फेंक दूंगा तुमको। ये क्या बात कर रहे सर आप? हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे भला? देखिए, पहली बात तो मेरी रश्मि से कभी बात होती नहीं थी, ये प्रियंका की बात होती रहती थी। तो प्रियंका, तुम बता देना उनको। रश्मि जब मुंबई से तुझे फोन करती थी और जब मुंबई में रहती थी कहाँ कहाँ घूमने जाती थी सब बताती थी ना तुझे, तो बता देना इनको। सर, रश्मि दीदी मुंबई में ही रहती थी, मलाड में। वो दिल्ली में रहती थी, उन्होंने कभी मुझे ऐसा बताया नहीं। और वो मुझसे क्यों झूठ बोलेंगी सर? प्रियंका, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम अपने माँ बाप के सामने हमसे नहीं बताना चाहती तो 1 मिनट माधव जी, 1 मिनट।
तो तुम हमसे अलग से भी बता सकते हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रश्मि का परिवार हमसे झूठ बोल रहा है और एक दूसरे से भी। रश्मि की फैमिली पे नजर रखो। सर, और सर रश्मि के पुराने नंबर की डिटेल्स कल तक आ जाएंगी। वो किन किन लोगों के साथ टच में थी ये भी पता चल जाएगा। रश्मि के दोस्तों से मिलते हैं। हो सकता है जो बात हमें रश्मि की फैमिली नहीं बता रही उसका दोस्त बता। सर कुमार जायसवाल का नाती आरव, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन सर एक काम की खबर हाथ लगी है। एक ड्रग पेडलर अंकुर है, उसके साथ इस आरव का उठना बैठना था। ठीक है, ये माना कि अंकुर आरव को ड्रग सप्लाई करता था, लेकिन इससे कहीं साबित नहीं होता कि उसका मर्डर से कोई लेना देना हो सकता है सर, क्योंकि अंकुर ने आरव को ड्रग्स दिए थे बेचने के लिए, लेकिन ये नशे का आदी आरव, उसने सारे ड्रग्स खुद ही उड़ा दिए। तब तो ये अंकुर आरव के पीछे हाथ धो करके पड़ गया होगा अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए। जी सर, घटना के 3 दिन पहले आरव गया था अंकुर को पैसे देने के लिए, लेकिन कुमार जायसवाल ने इन दोनों को देख लिया था। ये जहर खरीदने के लिए तूने घर से पैसे चुराए? हाँ? यही से कहा तुझे। तू कहाँ जा रहा है? पैसे दे मेरे, वरना गोली मार दूंगा। पैसे दे, पैसे दे। रोक रोक। अपने खबरियों से कहो इस अंकुर की कुंडली खंगा ले। सर, रश्मि के फादर माधव अंकल बहुत कंजर्वेटिव और गुस्सैल आदमी है। ऊपर से वो रश्मि से तो बहुत ज्यादा ही चिढ़ते थे। एक बार तो अच्छा सुनना, वो फाइल प्लीज आज मुझे कंप्लीट करके दे दे। हाँ, और मेरी फाइल रहेगी, वो भी ईमेल मैं करना था लेट हो रहा मुझे। हूँ, जो निकलना है। और कल तुम्हें कब करना बता देना मेरे को, ठीक है? चलो। हाँ ठीक है। पापा ये दोस्त है मेरे। दोस्ती का मतलब बताया मैं। चल घर चल, चल घर चल, बताते हैं तुमको। और फिर घर ले जाने के बाद भी उसकी बहुत पिटाई की। उसके बाद से तो रश्मि ने शहर भी छोड़ दिया। फिर मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा उससे। क्या रश्मि वाकई किसी के साथ रिलेशनशिप में थी? आई एम नॉट वेरी श्योर सर, लेकिन ऑफिस से कई बार वो हाफ डे लेकर निकल जाया करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद शी इज सीइंग समवन, बट उसने मुझे ऐसा कभी बताया नहीं। क्या रश्मि के फादर माधव का रश्मि की हत्या में हाथ हो सकता है? आई एम नॉट श्योर सर, पर मैं रश्मि को उसके कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। कॉलेज में वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, अपने पापा के डर की वजह से। उसके पापा ने अपनी दोनों बेटियों को धमका के रखा था कि किसी भी लड़के से बात की तो वो जान से मार देंगे। ये क्या बोल रहे सर आप? अगर मुझे रश्मि को मारना ही होता तो 3 साल पहले ही मारता मैं, जब मेरी मर्जी के खिलाफ उसने हमारे घर के दहलीज के बाहर कदम रखा था मुंबई जाने के लिए। देखिए सर, मैं बाप हूं उसका, और एक बाप का कर्तव्य होता है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, जो कि मैंने मेरा कर्तव्य किया है। मैं बोल रहा हूं ना कि रश्मि के साथ ये जिस किसी ने भी किया ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मिलकर रहेगी, तो चाहे वो कोई भी हो, आप ही क्यों ना हो। अगर आपको यह लगता है कि यह सब मैंने किया है तो आप साबित करके दिखाइए। अब मैं चलूं? सर, रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसका नंबर दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है। इनफैक्ट उसका फोन कभी चोरी ही नहीं हुआ। उसने अपना नंबर 3 महीने पहले इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, उसकी 3 लोगों से रेगुलरली बात होती थी। रौनक दहिया, सोनाली दवे और निहारिका शर्मा। रौनक और निहारिका एक्टर्स हैं और ये सब के सब दिल्ली में बेस्ड हैं। इनफैक्ट सर, उसके कॉल डिटेल्स में एक भी नंबर मुंबई का रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब रश्मि कभी मुंबई गई नहीं थी, वो यहीं दिल्ली में थी। रश्मि ने अपनी फैमिली से झूठ बोला कि उसको मुंबई में जॉब लगी है। और हाँ सर, रौनक का 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। तब रश्मि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रही थी। हे नेटिजन्स, आज मेरा बर्थडे है। सी, हैप्पी बर्थडे रश्मि। और आज मेरे बर्थडे पे मैं आप सबके साथ ना बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले 3 साल से इंडिपेंडेंट हूँ और मेरा करियर भी एकदम मस्त जा रहा है। लेकिन कभी कभी ना
लाइफ की गाड़ी डिरेल हो जाती है, लेकिन मैं उसे सक्सेसफुली ट्रैक पर लेकर आऊंगी क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहती हूँ, हमेशा अपने आप पर बिलीव करना, अपनी शर्तों पे जीना। और अरे मैंने बहुत बोल लिया। लेट्स मीट द हॉट चिक निहारिका। कौन? हाय। अरे इधर आया। ओह गॉड, वेट वेट। पीछे पीछे। ओह गॉड, लुक एट दैट। क्या कर रही है? बंद कर। ब्रेकिंग न्यूज, वुमनाइजर लेडी बॉय कहलाने वाले माचो मैन राणव दरिया है किसी और लड़के की बाहों में। इसी के क्या लगता है आप लोगों को? स्टॉप इट मैन। गॉड, ये होना कोई क्राइम नहीं होता। वो रियल लाइफ में भी माचो और रियल लाइफ में भी माचो। यार राइट। ओके, तो तू क्या ये सेम बात इसकी वाइफ को जाके बता सकती है? तो ये सारी बातें छोड़ यार। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी प्रमोशनल वीडियो कब पोस्ट करोगे? यार तू बोल, अभी करूं? हाँ। अभी कर देती हूँ। रुक, जस्ट गिव मी अ मिनट। निहारिका नो बोलेगा, नो बोले नहीं, यहीं रुक। अगर मेरा करियर डूब गया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रौनक, पहले बदतमीजी से बात करना बंद करो और आराम से बताओ हुआ क्या है। अभी के अभी मेरा सोशल मीडिया चेक कर जाकर, पता चल जाएगा कि कल तूने क्या पोस्ट किया। पीछे देख, पीछे देख। रश्मि 3 महीने से अपना मोबाइल फोन यूज नहीं कर रही थी, इंटरनेट कॉलिंग पे बात कर रही थी। रौनक से मिलो। मैडम मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं उससे यहीं मिला था। रश्मि से आखिरी बार कब मिले थे तुम? मैं रश्मि से आखिरी बार उसके बर्थडे पार्टी पे मिला। उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस रात की एक वीडियो ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तो लगता है कि उसे उसके किए की सजा मिल गई। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था रश्मि ने सर, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने को बोला था मैंने। और तकरीबन 3 महीने पहले उसने अपना फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया था और अपना नंबर फिर उसने दोबारा कभी यूज़ नहीं किया। रश्मि यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती थी? यही साउथ दिल्ली में रहती थी। रश्मि यहाँ जो साउथ दिल्ली में रहती थी वो एड्रेस देंगे आप हमें? या श्योर। रश्मि का मर्डर यहीं किया गया है। पूरा घर चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मर्डर के बाद ब्लड साफ करने की कोशिश की गई है, फिर भी ब्लड के निशान छूट गए। वो जो एक्टर है रौनक, उसकी कुंडली निकालो, उसके पास तगड़ा मोटिव है मर्डर करने का। आसपास चेक करो कि कोई सीसीटीवी है क्या। अगर मिलता है तो मर्डर वाले दिन की फुटेज चेक करो और रश्मि के मोबाइल का IMEI नंबर निकालो, पता करो कि उसमें कोई दूसरा नंबर एक्टिव हुआ था क्या। हेलो, सब आपकी वजह से हुआ है ना। आप बेवजह शक करते उस पे और ना 3 साल से हमारी बच्ची इसी शहर में रह रही थी, लेकिन एक बार हमसे मिलने तक नहीं आई। इसी बात को तुम समझ नहीं रही हो जया? 3 साल से इसी शहर में थी ना, फिर भी उसने तुमसे झूठ बोला। अपने घर से ज्यादा उसे अपनी आजादी प्यारी थी। राजू बेटा, तुम अपना और अपनी बहन पिंकी का ख्याल रखना। सर ये फैमिली 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। हरीश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था।
लेकिन कोविड के कारण वो कंपनी बंद हो गई। आइए सर, ये देखिए सर, ये हरीश सर, एक बॉडी बेडरूम में भी है। ये देखिए सर। हरीश की पत्नी सुषमा के सीडीआर में 1 नंबर सस्पिशियस मिला है। पिछले 2 दिन में इस पर कई बार लगातार बात हुई है। हेलो, नंबर आगरा का है, किसी ललिता श्रीवास्तव का। अभी स्विच ऑफ है। सर 5 साल पहले ललिता ने खुदकुशी की थी। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला, बस इतना पता चला कि खुदकुशी करने से पहले ललिता बैंक गई थी। बैंक के एक एम्प्लॉय ने उसको ठगा था। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा और 2 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कौन था वो? ये केशव नाम है इसका। इसने ललिता को वादा किया था उनके जमीन पर वो लोन दिलवाएगा, लेकिन जमीन को धोखे से बेच दिया। अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। ठीक है, तुम हमें इसकी सारी डिटेल्स दो। सर, कौन हो सकता है वो जो 5 साल पहले मिली ललिता के मोबाइल नंबर से हमारी दूसरी विक्टिम सुषमा से बात कर रहा था? हाँ प्रतिभा। सर, रश्मि के मोबाइल के IMEI नंबर से एक नए नंबर का पता चला है। उसका CDR निकाला तो पता चला वो किसी मनीष अग्रवाल नाम के आदमी से टच में थी। मैं आगरा से निकल रहा हूँ, थाने बुलाओ उसको। सर रश्मि और मैंने शादी कर ली थी सर। सर हम दोनों प्यार करते थे सर एक दूसरे से। हम दोनों ही अपने अपने घर से मुंबई में अच्छी जॉब का बहाना करके निकले थे, लेकिन शादी के बाद भी हम दिल्ली में ही थे सर। रश्मि अपने घर वालों से झूठ बोलती थी कि वो मुंबई में है। वो मेरे साथ यहीं थी दिल्ली में सर। बहुत खुश थे सर, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमको और हमारे बीच हर छोटी मोटी बात पे झगड़े होने लगे और फिर ये धीरे धीरे झगड़े बड़े होते गए सर। इसीलिए तूने मार डाला रश्मि को? नहीं सर, मैंने मारा नहीं है सर उसको। मैं मानता हूँ कि हम अलग हो गए थे, लेकिन अलग होने के बाद भी हम लोग टच में थे सर। कैसी रही पार्टी? ऑसम। और तुम्हें तो पता ही है ना, पीने के बाद निहारिका की ऑस्कर वाली स्पीच। यार तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पर। अरे यार मुझे आना था, मैं थोड़ा बिजी हो गया काम में। तुम काम करो, मैं जा रही हूँ अभी सोने, ठीक है? कल बात करती हूँ। मैं तो रोज उसको इसी उम्मीद पे फोन करता था कि एक दिन तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तूने रश्मि को समझाने की कोशिश की, पर उसने तेरी बात समझी नहीं, इसलिए मार डाला रश्मि को तूने। उसने मारा नहीं है सर उसको। सर मैं प्यार करता था उससे, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। तो जितना अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहा है उतना है नहीं। कुत्ता साले को सर, लेकिन तब तक कुत्ता जब तक ये सच ना बोले। लेकिन हमने नहीं किया सर। रश्मि कई मुश्किलों से गुजर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद वो अकेली हो गई थी, लेकिन उसने अपने पिता के पास जाना मुनासिब नहीं समझा। शायद इसकी वजह उसके पिता का सख्त रवैया और उनकी पिछड़ी सोच थी। पुलिस इस केस में काफी आगे निकल चुकी थी, लेकिन इस साजिश का मास्टरमाइंड उनसे 2 कदम आगे था और अपने अगले शिकार पर घात लगाए बैठा था। अंजलि बेटा, कितनी देर कर दी? सॉरी माँ, काम थोड़ा ज़्यादा था। बस काम 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 के चक्कर में ना तुम माँ को भूल जाएगी, है ना? अब आप नाराज मत हो। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना आपका दिमाग ठंडा करने के लिए ठंडी ठंडी कुल्फी खाते हैं। यहाँ पास ही में बहुत अच्छी मिलती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। कब से बैठ के इंतजार कर रही थी मैं, अब आएगी अब आएगी। सर, पिछले हफ्ते गाजियाबाद में एक सीनियर सिटीजन का मर्डर हुआ। नाम कुमार जायसवाल। मोडस ऑपरेंडी लगभग हरीश शाही के फैमिली के मर्डर्स जैसी। रस्सी से गला घोटकर हत्या, घर में लूटपाट एंड नो फिंगरप्रिंट्स। और हाँ सर, गाजियाबाद पुलिस को क्राइम सीन से नायलॉन की रस्सी मिली। नायलॉन की रस्सी? कोई अरेस्ट हुआ था उस केस में? 2 लोग सस्पेक्ट हैं। विक्टिम का नाती आरव, जो कि ड्रग एडिक्ट है, और उसका ड्रग डीलर अंकुर। ये दोनों लोग फरार हैं। सब पूछताछ में पता चला है पिछले 2-3 हफ्तों में गाजियाबाद और गुड़गांव में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। मतलब रस्सी से गला घोंटकर हत्या और क्राइम सीन से कोई फिंगरप्रिंट नहीं।
वो हरीश शाही केस की फाइल देना। इसमें कोई डाउट नहीं है गाजियाबाद में हुए मर्डर का हरीश की फैमिली में हुए मर्डर से कनेक्शन है। ऐसी चीजें खंगालो जो इन मर्डर्स में कॉमन है। सर, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के जिन घरों से लूटपाट और मर्डर के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पड़ोसियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ भी सस्पिशियस नोट नहीं किया। सर, किसी भी घर में सीसीटीवी नहीं था, तो कौन आया कौन बाहर गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन सर, जब मैंने उन घरों तक जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी खंगाली तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात हाथ लगी। इसमें कोई डाउट नहीं है गाजियाबाद में हुए मर्डर का हरीश की फैमिली में हुए मर्डर से कनेक्शन है। ये देखो, दोनों ही केसेस में ब्लड टेस्ट करवाए गए हैं, वो भी एक ऐसी कंपनी से जो ब्लड सैंपल घर पर लेने आता है। सर, इसका मतलब ये गिरोह है जो टेस्ट करने के बहाने घर में घुसता है और क्राइम करता है। हाँ जी जी, वो आपने ब्लड टेस्ट करवाया था ना, तो उसी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोरोना ना हो गया हो। माफ करना, आप कोरोना पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव? जी हाँ, बट आप चिंता मत कीजिए, ये हमारी टीम है जो आपके घर को सैनिटाइज कर देगी। आओ आ जाओ। अरे आप चिंता मत कीजिए, पूरा घर सैनिटाइज हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा। आप टेंशन एक मिनट पुत्र, एक मिनट, पहले मैंने बहू की रिपोर्ट तो देखने दे। अबे पापा जी, आप रिपोर्ट देख के क्या करेंगे? वो क्या है ना कि सारी मेडिकल लैंग्वेज है, तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैनू सब समझ में आता है। तेनू पता नहीं है पुत्र, मैं अपने पिंड विच ना वैद था, वैद। बे बुड्ढे, फोन किसको लगा रहा है तू? हाँ, ज्यादा होशियारी कर रहा है तू। उतारो सबके नकाब। ललिता श्रीवास्तव तुम लोगों की पहली शिकार थी ना, जिसको लूटा तुम लोगों ने, जमीन हड़प ली उसकी। वो थी इतनी बेवकूफ कि उसको उल्लू बनाना बहुत आसान था सर। जब मैंने उसकी जमीन बेची तो आई थी मेरे पास रोती हुई। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, वो जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पेपर तो आप ही ने दिए थे ना मुझे। मैंने तो लोन के लिए दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे देखो, मैं मर जाऊंगी। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। सीधे बोलो, किस किस का क्या क्या रोल था? सर, बशीर एक कंपनी में काम करता था जो लोगों के घरों में जाकर लोगों के ब्लड सैंपल और पैथोलॉजिकल कलेक्ट करते थे। और सर फिर यही हमें बताता था कि किस किस घर में कितने लोग रहते हैं और उनकी कितनी प्रॉपर्टी है। फिर अंजलि हर जगह जाके रेकी करती थी। हाँ सर, बहुत ही बेकार हालत में मिली थी सर मुझे, एकदम भूखी प्यासी। मेरे बाप से भी बढ़कर है वो, हमेशा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा। तब से मैं श्याम के साथ ही काम करती हूँ। जब हम लोग घर मार्क कर लेते थे तो उसके बाद अंजलि उस घर में जाकर ये देखती थी कि इस घर में कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कितने लोग रहते हैं, वो हमें पूरी रिपोर्ट देती थी। और सर नीलेश इस बात का ध्यान रखता था कि गाड़ी को कहाँ रोकना है, कहाँ से निकलना, ताकि हम लूट करके फटाफट उस रास्ते से निकल जाए। और सर फिर हम पूरी तैयारी के साथ लोगों के घरों में जाते थे। रश्मि को भी तुम ही लोगों ने मारा ना? जी, सब पता कर लिया है हमने। मेरे पास भी रश्मि के केस में एक लीड है। रश्मि ने अपने मर्डर से एक दिन पहले सेम कंपनी को अपने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दिया था। और ये बोलो, रश्मि के साथ अलग क्यों? रश्मि का मर्डर हमारे प्लान में शामिल नहीं था। ये तो सब इस की वजह से हुआ सर।
हम लोग एक्चुअली 18 तारीख को उसका घर लूटने वाले थे, लेकिन ये भी पहुंच गया उसके घर पे। साहब वो अंजलि के साथ रिक्की पर गया था, तब दिखी थी पहली बार रश्मि। उसको देखते ही मेरा बत्ती जल गया सर। तो कितने लोगों को लूटा तुम लोगों ने? सर यही कोई 500-550 लोगों को ठगा होगा। इनकी चीखें 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए पुलिस स्टेशन के। ये लो कुत्ता सालों को। कोविड-19 के इस दौर में हमने इंसानियत की कई अनमोल मिसालें देखी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महामारी के माहौल को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकते, जैसा कि इस केस में शाम ने किया। लालच से भरा दिल और साजिश से भरा दिमाग सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलाता है, लेकिन खुद को शातिर समझने वाले ये सो कॉल्ड मास्टरमाइंड ये भूल जाते हैं कि जुर्म के रास्ते की आखिरी मंजिल जेल की चारदीवारी होती है, क्योंकि क्राइम नेवर पेज। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। रुको रुको, आओ प्रोफेसर। अरे बैठो तो। वैसे तुम ऐसे परमिशन लेते ना तो बड़े मीठे लगते। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी पसंद की दारू लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो उधर, चल चला, छोड़ दो। चल चल, नाटक मत कर, चल चल। क्या रे मजनू? तेरे नखरे यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो दूसरे वाले नखरे चलेंगे। चलो। अरे सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। नूरे, इसे मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। आज से ट्रेनिंग शुरू कर दो इसकी। राशिद मियाँ, वो मेरा आइटम आके बैठा है, पहले उसको निपटा लूं। और हाँ, इस बार ट्रेनिंग का मैं ज्यादा लूंगी। हाँ, मिल जाएगा। ये ले प्रोफेसर, मूड बना। ए धीरे, तेरा कलेजा जल जाएगा। अरे राशिद। जी राघव जी। अरे कल का याद है ना भाई? बिल्कुल याद है यार। फिर वो लड़की कैसी है ये तो बताओ। एकदम मस्त। तो भाई फोटो भेजो, जरा सूरत तो दिखाओ। अभी तो सो रही है, कल तक फ्रेश हो जाएगी, कल आराम से देख लेना। ठीक। नाम क्या है तेरा? अच्छा रुक, तेरा नामकरण आज मैं करूंगी। रुक, इधर देख। तेरा नाम उर्वशी। चल उर्वशी, अब कपड़े पहन।
राशिद मियाँ, घूर क्या रहा है? चल ऑटो निकाल। चल चल। चल बैठ। मैं रिक्शा आगे खड़ी कर रहा हूँ। तुम्हारा इंतजार था। वाह, क्या शानदार घर है। ए, क्या देहाती बनाई है? मुझे इससे शादी नहीं करनी है जो तू दुल्हन की तरह सजा के मेरे सामने लाई है। अरे लेकिन सिट जल्दी से कपड़े चेंज करवा के ला। बड़ी मासूम बन रही। साहब, संतोष? जी साहब, मैंने ही कॉल किया। मैं राघव सर का नौकर हूँ। आज सुबह आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गया तो साहब। परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? मैम साहब मायके गई है। मैंने उन्हें कॉल कर दिया, आते ही होंगे। तुम यहीं रुको। श्रीवास्तव, घर की तलाशी लो। महेंद्र, अंदर आओ। नहीं सर, सारे कैमरास ऑफ किए गए थे। घर के सारे कैमरास ऑफ है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खोली है ये। सर, ये देखिए लिपस्टिक के निशान, लेकिन घर पे कोई फोर्स एंट्री नहीं हुआ है सर। ग्लास पे लिपस्टिक के निशान है, इसका मतलब कोई तो औरत यहाँ आई थी जिसने राघव के साथ बैठ कर ड्रिंक किया। और फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, इसका मतलब राघव उसे जानता था। इसे फॉरेंसिक में भेज दो। ये फोन मिला सर, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा हुआ। इसे साइबर सेल भेज के अनलॉक करवा दो। राघव, राघव, राघव। एक्सक्यूज मी, आप? मैं इनकी वाइफ हूँ। अपनी बीमार माँ को देखने इंदौर गई थी। परेशान नहीं हो, मैं परसों ही आ जाऊंगी। देखो, कल अगर मेरी बिजनेस मीटिंग नहीं होती ना तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, संभाल लो, लेट हो जाएगा। इनकी जरूरी मीटिंग थी, इसलिए ये साथ नहीं आ सके। अगर ये साथ गए होते तो आज ये सब नहीं होता। राघव, राघव। संतोष, कल तुम कहाँ थे? जी, मुझे साहब ने छुट्टी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैम साहब मायके गई है और वो कल बिजी है। संतोष। जी सर। देखो, कल पूरा दिन और लेट नाइट तक मेरी कॉन्फ्रेंस है।
बिजी रहूंगा तो तुम्हारी कल छुट्टी। ऐसा करना, तुम परसों आ जाना। कभी तनख्वाह कटी है तुम्हारी, कैसा लगता है? बुरा लगता है। मैडम को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह काट लेगी। जी सर, नहीं बताऊंगा। अच्छा रुको, ये लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। तो साहब मैं गांव चला गया अपनी बीवी बच्चों से मिलने। तुम जब चले गए थे तब साहब अकेले थे या घर पर और भी कोई था? जी साहब अकेले थे। श्रीवास्तव, इसके डिटेल ले लेना, और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सर, गेट के एकदम बाहर से टायर के निशान मिले। चलो। सर, ये देखिए सर। ये तो ऑटो रिक्शा के टायर के निशान है। हो सकता है कि अपराधी ऑटो से आया हो। घर में फोर्स एंट्री का निशान नहीं है, ग्लास पे लिपस्टिक के निशान है, और घर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ है। अजीब बात है। सर, ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी। घर के नौकर संतोष ने बताया कि घर पे जो सीसीटीवी है वो सिर्फ राघव ही एक्सेस करता था। आई मीन स्विच ऑफ स्विच ऑन करना, फुटेजेस निकालना, इवन जो कोडिंग्स होते थे वो सिर्फ राघव को ही पता था। महेंद्र, एक काम करो, इस घर में जाके पता करो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। अगर है तो उसका फुटेज चेक करो। सर, सर, सामने वाले घर की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। चलो। ये देखिए सर, कल रात करीब 11 बजे एक ऑटो आके इधर रुकता है। अब फुटेज में ऑटो उल्टा खड़ा है तो हमें साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन चढ़ा या कौन उतरा। फिर देखिए, करीब 4 बजे एक आदमी ऑटो से उतरता है और राघव के घर की तरफ जाता है। ठीक 10 मिनट बाद ये वापस आता है, ये ऑटो में बैठता है, ऑटो के साथ निकल जाता है। ऑटो के नंबर पे जूम करके देखो। MP 1371 TC। सर, श्रीवास्तव, आरटीओ से उस ऑटो और ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला? डिटेल्स आज आ जाएगी सर। वैसे प्राइम फेसी मुझे ये केस लूट और मर्डर का ही लगता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं। घर के अंदर जो ग्लास मिला था उस पर लिपस्टिक के निशान थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर के सारे सीसीटीवीज ऑफ थे। वैसे सोचने वाली बात यह है श्रीवास्तव, वो ऑटो घर के बाहर रात को 11 बजे आती है और सुबह 4 बजे चली जाती है। इतनी देर वो ऑटो वहां क्या कर रही थी? सर, ये मोबाइल अनलॉक हो गया सर। इसमें कुछ वीडियोज मिले। अब पता चला घर के सारे सीसीटीवीज बंद क्यों थे। घर के अंदर ये सब चल रहा था। ये राघव कुछ ज्यादा नशे में भी दिख रहा है। नशे की हालत का फायदा उठाकर उस कॉल गर्ल ने राघव का मर्डर किया और भाग गई। सर, मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे पति लड़कियों को पैसे देकर घर पर बुलाते थे। हमारे पास सबूत है, ये देखिए। सर, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो तो मुझसे कितना प्यार करते थे, फिर उन्होंने ये सब क्यों किया? समझिए, कंट्रोल योरसेल्फ, शांत हो जाइए। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, पर्सनल या बिजनेस राइवलरी? सर, पर्सनल लाइफ में तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, और बिजनेस का मुझे नहीं पता। वो अपने बिजनेस की कोई बात मुझसे शेयर नहीं करते थे। लेकिन हाँ, अरोरा को जरूर पता होगा। ये अरोरा कौन? उनके पार्टनर। उनका नंबर है? भाई जी नमस्ते। आ जाता है। इसका तो मैं आधा ही पहुंचा दूंगा। ये जो बनता है दे दीजिए भाई जी। ठीक है। हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। सर, ऑटो वाले की डिटेल्स मिल गई है। ग्रेट। उसका नाम है मजनू पायलट, रेड लाइट एरिया के एक कोठे के मालिक राशिद का खास दल्ला है। एक और बात सर, राघव के कॉल डिटेल से पता चला कि पिछले कुछ दिनों से राघव इस राशिद के साथ कंटिन्यूअसली फोन पे टच पे था। इसका मतलब राघव के साथ ये जो औरत है वो कॉल गर्ल है?
तलाशी लो पूरे ब्रोथल की। सर, अंदर मंदिर के नीचे एक ड्रॉ है, उस ड्रॉ में से कुछ कैश और ये नोटबुक। ये शायद हिसाब किताब होगा। ये क्या है? कुछ कोड है क्या? देखते हैं। पूरा ब्रोथल अच्छे से चेक किया सर, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। लगता है सब भाग गए। तो राशिद का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो और खबरियों को काम पे लगा दो। सर, पुलिस राघव के मर्डर में उलझी हुई थी कि तभी उन्हें एक और लाश की खबर मिली जो इस केस को और पेचीदा करने वाली थी। हाँ सर, मैं ही फोन किया था। एक मिनट सर। सर, ये तो मजनू पायलट का ऑटो है। इस भारी चीज से इसके सिर पे वार किया है। श्रीवास्तव, अगर ये लाश मजनू की है तो कोई तो है जो चाहता है कि हम राघव के कातिल तक ना पहुंचे। यू राइट सर, क्योंकि इसे बहुत कुछ पता होगा। ये राशिद का बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर। महेंद्र, बॉडी चेक करो। सर, ये पत्थर मिला। ये देखिए, खून लगा हुआ है। इसे फॉरेंसिक भेज दो। जी सर। सर, उसका वॉलेट गायब है सर। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने लूटपाट करने के लिए उसे मार दिया हो? ये लूटपाट का मामला नहीं लगता। महेंद्र, यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, हाईवे। यहाँ से लेके हाईवे तक जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनका फुटेज चेक करो, पता तो चले यहाँ अकेला आया था या किसके साथ आया। सर, राघव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। एक अजीब बात है सर, रिपोर्ट के अनुसार राघव को शराब के अलावा कोई नशीली दवा भी दी गई थी। इसमें अजीब बात क्या है? बहुत सारी कॉल गर्ल्स अपने कस्टमर को नशीली दवाई देती है ताकि वो उन्हें परेशान ना करें। लेकिन सर, मर्डर वेपन पे हमें कोई फिंगरप्रिंट्स भी तो नहीं मिले। हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू सर। राशिद का पता मिल गया। उठाकर लेकर आओ उसे। चलो। चलिए राशिद मियाँ, आपकी खातिरदारी करते हैं। ये माजरा क्या है सब? वो वैसे तो मैं कम उम्र की लड़कियों का धंधा नहीं करता सर। राघव जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी लड़की को अगर मैं दिला दूं तो वो मुझे 2 लाख रुपए देंगे। मैं लालच में आ गया सर। एक नई लड़की के साथ मेरे धंधे की भरोसेमंद धंधे वाली नूरी और मजनू को उसके साथ में भेज दी। 2 लड़कियां थी वहां? राघव ने जब लड़की को बुलाया था तो नूरी को उसके साथ क्यों भेजा था? पहली बार जा रही थी साहब, फर्स्ट टाइम। इसके लिए मैंने नूरी को उसके साथ में भेजा ताकि कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो वो संभाल लेगी। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, लेकिन सुबह सुबह मुझे मजनू का फोन आया तो हेलो, वो राघव का किसी ने कत्ल कर दिया है और अपनी नूरी भी यहाँ पे नहीं है। वो कंप्यूटर भी गायब हो गया भाई। अरे ऐसा कैसे गायब हो सकते हैं? उन दोनों को पकड़कर मेरे सामने ले आ तो। ठीक है भाई। मुमताज, शबनम, शबनम, अब्दुल, अरे कुछ पूछो मत, भागो, खतरा है, भागो जल्दी, भागो। साहब, खुदा कसम में घबरा गया था, इसीलिए वहां से भाग गया। तू घबरा गया था? मर्डर तो तूने नहीं किया था ना? नहीं साहब,
सिर्फ राघव का मर्डर नहीं हुआ है, मजनू का भी। ये अल्लाह, मजनू का कत्ल? ये तो पक्का नूरी का काम है साहब। नूरी का नंबर है तुम्हारे पास? जी सर। नंबर दो। एक्सक्यूज मी सर। सर नंबर बंद है। नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो, उसका सीडीआर मंगा लो। सर ये क्या लिखा है? ये हिसाब किताब होगा सर, वही रखती थी। और ये तो पता नहीं सर। ये दोनों लड़कियां जा कहाँ सकती है? कहाँ जाएंगे सर, उनका कोई नहीं है। उन दोनों की फोटो है तुम्हारे पास? जी सर। ये नूरी है। महेंद्र, क्या हुआ सर? आप जानते हैं इसे? हाँ मैं जानता हूँ इसे। कुछ साल पहले मैं विक्रमनगर पुलिस स्टेशन में था, तब इसे मिला था। साहब मैं अपनी बेटी की शादी के लिए गहने और 50,000 रुपए लेके घर जा रहा था साहब, रास्ते में वो कहीं गिर गया। साहब मेरा नाम तृप्ति है साहब, मुझे रास्ते में एक बैग मिला, उसमें कुछ गहने और पैसे थे। मैंने सोचा थाने में जमा कर दूं, जिसके आप उसे लौटा दीजिएगा। इतनी भली औरत जिसे पैसों का और गहनों का लालच नहीं हुआ था, वो आदमी उसे इनाम के पैसे दे रहा था, वो भी उसने नहीं लिए, वो ऐसा काम करेगी? यकीन नहीं होता। पर सर हम विक्रमनगर पुलिस स्टेशन से इसके डिटेल्स तो मंगवा सकते हैं। करेक्ट। आगे गांव तक जरा हमें छोड़ देंगे? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से राघव के घर के लिपस्टिक वाले ग्लास पे हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, मजनू के ऑटो से भी हमें सेम फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अगर दोनों जगह के फिंगरप्रिंट मैच होते, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लड़कियां ब्रोथल से निकलकर राघव के घर पर गई, उसके ड्रिंक पे नशे की दवा मिला दी, उसके बाद राघव का मर्डर किया, पैसे लिए और वहां से भाग गए। उस रात ये दो लड़कियां राघव और मजनू से मिली थी और इन दोनों का मर्डर हो गया है। एक और बात सर, मजनू के मर्डर वेपन यानी कि उस पत्थर पर सेम फिंगरप्रिंट्स हैं जो कि हमें रिक्शा और उस ग्लास पर मिले थे। ये आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, बच्ची को छोड़ो, सुनो मत बच्ची को। तू ठीक तो है ना? हाँ, तुझे लगी तो नहीं ना? हाँ, तुझे भागने कहा था ना, भागी क्यों नहीं तू? मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी माँ? ये निशान कैसा है? वो तो बचपन से ही है। बचपन से? पिंकी? तुम्हारा नाम पिंकी है और ये मेरी बेटी का नाम पिंकी था और उसको भी ऐसे ही निशान था। तो मेरी बेटी है। पहेली सुलझाने निकली पुलिस का सफर अब एक नए मकाम पर आकर खड़ा हो गया था, जहां वो नूरी को एक नए नाम से जान रहे थे। वो तृप्ति जो उनकी नजर में पहले एक ईमानदार लड़की थी, लेकिन अब एक कत्ल और लूट की वारदात में सस्पेक्ट थी। क्या वो भी किसी मजबूरी का शिकार थी? और अगर हाँ, तो वो क्या हालात थे जिनकी वजह से उसे अपना नाम बदलना पड़ा? पुलिस का फोकस इनके जवाब ढूंढने में लग गया और वो पहुंच गए उस जवाब की पहली कड़ी के पास। जी कहिए। सूरज? हाँ जी। तृप्ति त्रिवेदी आपकी बीवी है? जी। बुलाइए उसे। जी वो तो
मर गई? सर, अरोड़ा आया है, राघव का बिजनेस पार्टनर। बुलाओ उसे। सर काम के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए जब आपने बुलाया तो मैं मिलने आ नहीं सका। आपके बिजनेस पार्टनर का मर्डर हो जाता है और आपको पुलिस के पास आने के लिए इतना टाइम लगता है? सर मैं तुरंत आना चाहता था, लेकिन जिस काम के लिए गया था उसे छोड़ के बीच में नहीं आ पाया। एक्चुअली जिनसे हमारी मीटिंग थी उन्हें बिजनेस टूर के लिए बाहर जाना था, तो दोबारा उनसे मिलना पॉसिबल नहीं था। क्या बिजनेस करते हैं आप लोग? और आपका और राघव का बिजनेस रिलेशन कैसा था? बिजनेस और रिलेशन दोनों फेयर और लीगल है। हम गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन टेंडर लेते हैं। राघव की फैमिली लाइफ के बारे में क्या जानते हैं आप? उनके अफेयर के बारे में, या वो जो प्रोस्टिट्यूट के पास जाते थे उनके बारे में क्या जानते हैं? सर अफेयर के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसे कम उम्र की लड़कियों का शौक था। कई बार ऑफिस में शिकायत भी की गई। आपने कभी समझाया नहीं? सर बहुत बार समझाया कि सुशील बीवी है, सुखी परिवार है। शायद अगर मेरी बात मान गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जिस दिन राघव का मर्डर हुआ था, आप जानते वो किस लड़की के साथ था? नो आइडिया सर, मैं बिजनेस ट्रिप पे बाहर था। ठीक है, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती आप शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी सर। जाइए। श्रीवास्तव, इसने राघव के बारे में जो कुछ भी कहा है इसके ऑफिस जाके कंफर्म करो और पता करो इसके बात में कितनी सच्चाई है। सर, तृप्ति त्रिवेदी के मरने की नहीं बल्कि उसके मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है। मतलब वो जिंदा है, मरी नहीं है? यस सर। और नूरी बनकर रह रही है? ये क्या गणित है? ये है हमारी बेटी और ये तेरा दूल्हा। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। भाड़ में गई तेरी पढ़ाई। तेरी किस्मत में यही दूल्हा है और इससे शादी करनी है तुझे, समझे कि नहीं? वरना बाजार में जाके बेच दूंगा तुझे। वो मिसिंग ही थी साहब। मैंने उसे 6 साल तक ढूंढा, फिर उसकी कोई खबर नहीं आई तो मैंने उसे मरा हुआ मान लिया। उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा ना साहब, पागलों की तरह ढूंढा मैंने। फिर मुझे किसी ने बताया कि उसने तृप्ति को सावेर में किसी आदमी के साथ देखा था। मेरा दिल नहीं माना साहब, मैं गया, मैंने भी उसे किसी और की बाहों में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया साहब, तो मैं उल्टे पांव लौट आया वहां से। वो आदमी कौन था? जमील। जमील सावेर में रहता कहाँ है? हाँ साहब, जमील यहीं रहता था, बहुत अच्छा आदमी था। ये फोटो देखो, ये औरत इसके साथ रहती थी। हाँ साहब, ये तो जमील की बीवी है, दोनों साथ में रहते थे, बहुत खुश थे। लेकिन पता नहीं साहब किसकी नज़र लग गई, जमील को कैंसर हो गया। यूँ समझो कि उसके बाद सब बर्बाद हो गया और उसके इलाज के लिए उसकी बीवी ने यहाँ तक कि उसने कपड़े और बर्तन तक मांजे, लेकिन साहब उसको बचा नहीं पाई। ठीक है, जाइए। महेंद्र, पता करो ये जमील कौन से गोडाउन में काम करता था। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपको इतना यकीन है कि वो लड़की नूरी ही है, फिर हम उसके पास को इतना क्यों कुरेद रहे हैं? आई एम नॉट श्योर, गलती मुझसे भी हो सकती है। सर, अब तू विधवा हो गई, यानी मैं तेरी शादी किसी रईस रंगीन बुढ़े से कर सकता हूँ। तू भी ऐश करेगी वहां पे, हाँ? और तेरे बच्चे मैं पालूंगा ना, तू बस खर्चे भेजा कर, बाकी सब मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, मैं बच्चे नहीं छोड़ूंगी। क्या तेरा बाप भी छोड़ेगा? अब कोई बहस नहीं, तुझे शादी करनी होगी। और एक बात याद रखना, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी हो चुकी है और तेरे 2-2 बच्चे हैं, समझे कि नहीं? सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये नंबर्स नहीं है, ये कोड नंबर्स है। जिस दिन ये कोड नंबर्स का पता चल जाएगा उस दिन ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। क्या है ये? सर जमील जहाँ काम करता था उसका पता चल गया। क्या काम करता था? ट्राई स्टार गोडाउन में सर, जिसका मालिक त्रिवेदी है। मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन साहब हकीकत यह है कि उसका मेरे अकाउंटेंट के साथ अफेयर था साहब। मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। तो तुमने क्या किया?
मैं क्या करता साहब, निकाल दिया उसको घर से ताकि उसका पापी साहब मेरे बेटे पे ना पड़े साहब। फिर क्या साहब, भाग गई वो जमील के साथ। फिर मैंने पैसे खिला के उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई पुलिस में, ताकि मेरे पड़ोसी, समाज वाले या मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो मुझे उनको कोई जवाब ना देना पड़े। दोबारा मुलाकात नहीं हुई इससे? हुई थी साहब, एक बार आई थी वो जब जमील बीमार था। तू यहाँ क्यों आई? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। जमील की तबीयत बहुत खराब है, उसका इलाज कराना है। ये ले पकड़ और निकल जा यहाँ से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल यहाँ से। उसके बाद कभी मिलना नहीं हुआ उससे। उसका मायका कहाँ है? मायका कहाँ साहब, वो तो मुझे रास्ते में मिली थी। फिर मैंने उसे अपने गोडाउन में साफ सफाई के काम में रख दिया। उसका व्यवहार अच्छा था तो फिर शादी कर ली। लेकिन वो कहते ना साहब, नेकी कर और दरिया में डाल। बस वही हाल हो गया मेरा। ये सूरज हमें हर बार एक नई कहानी सुनाता है। इसके पहले वो हमें और एक कहानी सुनाए, उसकी कुंडली निकालो। ये वीडियो ध्यान से देखो। नूरी और राघव एक साथ थे, फिर नूरी चली जाती है और 20 मिनट के बाद ये साया अंदर आता है जो राघव को मार देता है। नूरी का जाना और राघव का मरना, इसके बीच 20 मिनट का फासला है। सर शायद वो दोनों राघव के बेहोश होने का इंतजार कर रहे हो। मुझे नहीं लगता। फिर से देखो, राघव के जेब से तिजोरी की चाबी गिरती है, नूरी चली जाती है और 20 मिनट के बाद ये साया अंदर आया जिसने अलमारी खोलने की कोशिश की। इसके आवाज से राघव उठा। ये साया ने राघव पर हमला किया, उसे मारा, कपड़ों की तलाशी ली, चाबी निकाली और अलमारी खोली, पैसे लिए और भाग गया। सर कुछ समझ में नहीं आया, आई एम सॉरी, बट अब कहना क्या चाहते हैं? नूरी को अगर चोरी करनी ही होती तो वो चाबी रिटर्न क्यों करती? तुम लोगों ने नूरी का कमरा चेक किया था? जी सर। क्या मिला था? कुछ खास नहीं सर, 2-3 हज़ार रुपए कैश और कुछ छोटे मोटे गहने बस। ये नूरी कितना कमाती थी? सर दिन के 2-3 हज़ार। तो पैसे कहाँ गए? बैंक में? नहीं साहब, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। ये नूरी पहली बार किसी लड़की को लेकर किसी अमीर के पास गई थी क्या? नहीं साहब, पिछले 4 सालों में वो कई लड़कियों के साथ जा चुकी है, लेकिन कोई लूटपाट नहीं, कोई हत्या नहीं हुई सर। मतलब ये नई लड़की आने के बाद ये सब कुछ हुआ है? जी सर। इस लड़की को कहाँ से लाए थे तुम? सर मेरा एक कांटेक्ट बड़ा बाजार बुरहानपुर में, उसी ने उस लड़की को किसी बुड्ढे से खरीदी थी और उसे पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैंने उससे खरीद ली। श्रीवास्तव, बुरहानपुर पुलिस को कांटेक्ट करो। सर। नहीं सर। जी सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। जी सर, ओके। बोलो। सर ये अरोड़ा मुझे क्लीन लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ उसकी बातचीत नहीं हुई थी और मर्डर वाली रात भी वो भोपाल में था, सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग में बिजी था। सीडीआर से कोई क्लू मिला? नहीं सर, फैमिली और फ्रेंड्स के कॉल्स आए थे। लेकिन सर एक बात तो है, दिन हो या रात, अरोड़ा ने कभी भी किसी का कॉल नहीं उठाया। हमेशा उसने मैसेज किया कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल बैक करता हूँ। अब सर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कॉल नहीं उठाए तो ये सब ऑटोमेटिक मैसेजेस हैं जो कॉलर्स को पहुंच गए। श्रीवास्तव, 3 बार फोन नहीं उठाता है आदमी, समझ सकता हूँ, लेकिन रात में भी ऐसा कहाँ इतना बिजी था वो? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिजनेस पार्टी कर रहा हूँ, आई मीन क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहा हूँ। वैसे उसकी लोकेशन क्या दिखा रही है? सर भोपाल में कोई फिजा गेस्ट हाउस की। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर। जय हिंद सर। सर उस सूरज त्रिवेदी ने हर बार हमसे झूठ बोला है। सर बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। मैंने झूठ बोला था साहब, वो सिर्फ मेरे मालिक की थी साहब। मालिक? इन गोडाउन के मालिक तो तुम हो ना? मैं तो मैनेजर था, मेरे मालिक का मैं
सारा काम करता था साहब, लेकिन उनके मरने के बाद मैंने उनकी सारी चीजें हड़प ली। औरत की मजबूरी का फायदा उठाता है महेंद्र। इसे इतना तोड़ना तो दोबारा किसी मजबूर औरत का फायदा ना उठा सके और झूठ भी ना बोले। कोहे फीसा गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज। ये आया अरोरा, 5 बजे उसने होटल में चेक इन किया, रूम में चला गया। उसके बाद वो रूम से बाहर कब निकला था? रूम से बाहर नहीं निकला सर, मैंने मैनेजर से कंफर्म किया है। वो ना रूम से बाहर निकला, ना कोई उससे मिलने आ रहा। अगर वो रूम से बाहर नहीं निकला, ना ही कोई उसे मिलने आया, तो उस रात वो किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहा था? जैन, फ्रीगंज पुलिस स्टेशन से पीआई ठाकुर बोल रहा था, आपसे एक फेवर चाहिए था। जी जी भेज दीजिए, थैंक यू। श्रीवास्तव, अगर कोई आदमी दिन का 2-3 हज़ार रुपया कमाता हो तो हफ्ते में कितना कमा लेता? तो 7 दिन में ऑन एवरेज 15 या 18 हज़ार रुपये। कैलेंडर निकालो, जुलाई महीना निकालना। जी सर। 8 तारीख को कौन सा दिन था? मंडे। 15 को, 22 को, फिर मंडे। ये कोड क्रैक हो गया। ये 8, 15, 22 ये मंडे है और ये 17, 16, 15 ये अमाउंट है। मतलब 8 तारीख को 17,000, 15 तारीख को 16,000 और 22 तारीख को 15,000 रुपए नूरी ने किसी को तो भेजे हैं। पता करो उसने किसको ये पैसे भेजे सर। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे नहीं प्रॉमिस, जल्दी आ जाऊंगा, बोला ना मैंने। अच्छा आप मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करना। अच्छा बेटा अभी पापा बहुत बिजी है, बाद में फोन करूं? प्लीज 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 प्लीज। ओके बाय। सॉरी बेटी का फोन था, बोलो। सर नूरी किसी एजेंट के थ्रू बुरहानपुर में पैसे ट्रांसफर करवाती थी। किसे? गोविंद मिश्रा। सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गोविंद मिश्रा बड़ा चौक बुरहानपुर के निवासी है। सर ये वही जगह है जहां से राशिद ने उर्वशी को खरीदा था। बुरहानपुर के एसपी से बात करो और बुरहानपुर चलने की तैयारी करो। 1 मिनट। जय हिंद ऑफिसर। ठीक है, राघव की बीवी और अरोरा दोनों को उठाकर लेकर आ। सर मारी मत बता था। अब आ गया ना लाइन पर। हमने देखा था तुझे गेस्ट हाउस के पीछे के दरवाजे से निकलते हुए। सीमा और मेरा अफेयर है। सर मैं राघव की आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसलिए उससे हमने रास्ते से हटाने का सोचा। प्लान के मुताबिक मैंने गेस्ट हाउस में चेक इन किया और सीमा को इंदौर भेज दिया ताकि उस पर कोई शक न कर सके। पीछे के दरवाजे से बाहर निकल के कोही फिजा से नॉर्मल बस ली और उज्जैन पहुंच गया। और फिर रुका क्यों? आगे बोल। और फिर हमें पता था कि राघव ने राशिद के यहाँ से लड़कियां बुलाई है। मैं जानता था कि वो सीसीटीवी कैमरे बंद करेगा, इसीलिए मैंने इंतजार किया। सर मैंने पीछे की खिड़की से अंदर जाने का प्लान बनाया, लेकिन मैं जब तक अंदर जाता मैंने 2 धंधे वालियों को पीछे की खिड़की से बाहर निकलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी का फायदा उठा के मैं अंदर गया।
क्या सोचा था किसी को समझ में नहीं आएगा? पुलिस वाले इतने बेवकूफ है। तुम्हारा राघव अगर उसकी आदतों से परेशान थी तो उसे समझा देती, अगर नहीं समझता तो डिवोर्स दे देती। इस कातिल का साथ देने की क्या जरूरत थी? एनीवेज, अभी तक आपने साथ जो दिया है वही साथ जेल में दूर दूर रहकर निभाना। श्रीवास्तव, दोनों के खिलाफ तगड़ी चार्जशीट बना। राघव की हत्या की गुत्थी तो सुलझ गई थी, पर नूरी का उसके बाप से उसके अपने बच्चों को बेचने का बदला अभी बाकी है। क्या पुलिस नूरी को अपराधी बनने से रोक पाएगी और क्या उसके बिछड़े बच्चों से उसको मिला पाएगी? ए, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तृप्ति, तुम तूने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? बच्चा है ना? बच्चे बच्चे बच्चे, अरे तेरी जान ले लूंगी मैं, बता मुझे जल्दी। तृप्ति नहीं, सब देखो, सब देखो ना, ये मार रही। नूरी देखो, हम लोग तुम्हारी कहानी और मजबूरी दोनों जानते हैं। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम जेल में चली जाओगी, फिर अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाओगी। और अगर ये मर गया तो इसने तुम्हारे बच्चों को कहाँ बेचा ये हमें कभी नहीं पता चलेगा। इसे जो सजा देनी है वो कानून देगा। अरेस्ट करो इसे। साहब लेकिन सुनो मेरी, साहब लेकिन मैं नूरी को सेल्फ डिफेंस में किए गए मजनू के मर्डर से कोर्ट ने रिहा कर दिया और केस बंद कर दिया। पुलिस ने नूरी से किया हुआ अपना वादा निभाया और नूरी को उसके बिछड़े हुए बच्चों से मिलवाकर दिल को छू लेने वाला एक मानवीय पहलू दिखाया। कभी कभी केस की शुरुआत में पुलिस के सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले जो अपराधी लगता है पुलिस को, वो बाद में अपराध का शिकार निकलता है, और यहां भी यही हुआ। नूरी उर्फ तृप्ति जो शुरुआत में अपराधी नजर आ रही थी, बाद में वो खुद अपराध का शिकार निकली, और असली अपराधी सीमा और राघव। पुलिस ने अरोड़ा और सीमा को उनके अपराध की सजा दिलवाई और नूरी को उसके परिवार से मिलवाया। साथ ही साथ हमें भी आश्वस्त कराया कि उनके रहते हम सब सुरक्षित हैं, बशर्ते कि हम अपनी तरफ से भी सावधानी बरतें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।